स्टाइल में मूव करेगी। स्टाइल टू टाइप्स की है, ग्लैंडुलर मतलब होलो एंड सोलिड। दोनों में उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाँ थोड़ी इधर ज्यादा मेहनत है, उधर थोड़ी कम है। लगातार सिक्रेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो बोथ नेचर की है कौन? पोलन ट्यूब, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे आगे बढ़ती है वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आता है और वो ग्रोथ को कंट्रोल करता है। एपिकल ग्रोथ होती है, टेम्परेचर 25 के अराउंड अच्छा माना गया है, और इसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। एपिकल ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके पीछे होता है जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल में उसी टाइम माइटोसिस होता है और टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस स्टेज, थ्री सेल स्टेज is called mature developed male gametophyte. तो mature male gametophyte formed in stigma carpal. तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, कार्वा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गाइड किया जा रहा है ऑप्ट्यूरोटर्स और फिलीफॉर्म द्वारा। ऑप्ट्यूरोटर्स जानते हो, गाइड किया जा रहा है, लगातार गाइड किया जा रहा है। ओयूल तक आ गया है कौन? पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब ओयूल के अंदर एंटर करेगी, क्योंकि जाना तो कहां है? एक के पास। ओयूल के अंदर आ गया है, दरवाजे में खड़ा हुआ है। ये एंटर कर सकती है खिड़की से भी, दरवाजे से भी, और कहीं दीवार को तोड़ के भी। मतलब बात इतनी सी है कि ये चलाजल एंड से भी एंटर कर सकती है, लैटरल एंड से भी एंटर कर सकती है, माइक्रोपाइल एंड से भी एंटर कर सकती है। मोस्टली हमने देखा है माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर करती है पोरोगेमी। अब माइक्रोपाइल एंटर में कर गई है, तो वहां पर अब गाइड करेगा कौन? फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस इज द आउटग्रोथ ऑफ द सिनर्जिड सेल। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द सिनर्जिड सेल। फिलीफॉर्म अपरेटस के दो वर्क हैं, एक तो पोलन ट्यूब को गाइड करना, दूसरा न्यूसिलस से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। क्योंकि एम्ब्रियो सेक के बाहर क्या है? न्यूसिलस। न्यूसिलस तो पैरेन्काइमेटस सेल है जिनके अंदर फूड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब सिनर्जिड सेल में फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड कर रहा है और माइक्रोपाइल से एंटर करते हुए एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर कर रहा है। अब पोलन ट्यूब एंटर करेगी, उस पार्ट में एंटर करेगी जिस पार्ट में सिनर्जिड सेल खत्म हो चुकी है। अब सिनर्जिड सेल, एक सिनर्जिड सेल पहले खत्म हो जाती है, वहां पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है। पोलन ट्यूब एंटर करने से पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस खत्म हो चुका होता है, तो आगे मेल गैमेट्स आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी का वो डायग्राम जिसमें दोनों मेल गैमेट्स आगे दिखाया गया, क्योंकि वो खत्म हो चुका है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, क्योंकि उसका काम था ग्रोथ कराना, इससे ज्यादा ग्रोथ करने की जरूरत है नहीं। अब जो पोलन ट्यूब एंटर करी है, तो कहां पर? जहां सिनर्जिड सेल खत्म हो चुकी है। अब सिनर्जिड सेल जहां खत्म हुई है वहां पोलन ट्यूब है। अब पोलन ट्यूब वहां भी एंडोस्मोसिस करेगी। अब जैसे एंडोस्मोसिस करेगी, पोलन ट्यूब फूलेगी, एक्सपांड होगी और बस्ट हो जाएगी। बस्ट होते ही मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सेक के अंदर। कितने मेल गैमेट्स? 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट्स। दोनों मेल गैमेट्स हैप्लॉइड, या 1 मेल गैमेट्स डिप्लॉइड, या 1 मेल गैमेट्स हैप्लॉइड, या दोनों मेल गैमेट्स डिप्लॉइड, या एक मेल गैमेट्स डिप्लॉइड दूसरा हैप्लॉइड, या दोनों ही डिप्लॉइड, या दोनों ही हैप्लॉइड। एक हैप्लॉइड दूसरा डिप्लॉइड, दोनों डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड नहीं, बहुत है हैप्लॉइड। बहुत बड़े, सभी का आंसर सही है, बहुत हैप्लॉइड। तुम जैसे तेज हो गए, अब मेरे बातों में फंसोगे नहीं। दोनों ही क्या है भाई? एक आ गया आंसर आया, एक हैप्लॉइड दूसरा डिप्लॉइड, बस यह चक्कर है। अरे बेटा दोनों ही हैप्लॉइड है, गैमीट है बेटा, गैमीट है। अभिनव लिख रहा है सर वो तो है ही गैमीट, तो डिप्लॉइड हैप्लॉइड ही होंगे। बिल्कुल सही, दोनों गैमीट है बेटा, तो दोनों ही हैप्लॉइड। अब जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करी थी, उसी टाइम फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियाई बना देता है।
सेकेंडरी न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियर के फ्यूजन से बना है, एन एन के फ्यूज होने से बना है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियर डिप्लॉयड हो जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियर डिप्लॉयड हो जाता है। अब एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियर से फ्यूज होगा, मतलब दो पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज होगा इनडायरेक्ट, जिसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियस हो गए ना, एक तो गैमेट्स का और 2 पोलर न्यूक्लियर के। इनडायरेक्ट में बात करें ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा मेल गैमेट्स एक से फ्यूज होता है, फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, जिसका नाम, जिसको हम बोलेंगे सिनगेमी, और इसी से जाइगोट बनता है। रियल ट्रू फर्टिलाइजेशन यही है। तो यहां पर 2 मेल गैमेट्स अलग अलग चीजों से फ्यूज हो रहे हैं, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। Double fertilization and triple fusion, this is a unique character of the angiosperm. ऐसा हमें किसी में देखने को नहीं मिलता। ये बात सबको क्लियर है बेटा? ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन के बाद हमें 2 चीजें करानी है, एक तो हमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करवाना है, दूसरा हमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवाना है। पहले हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस सेल को बोला हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म, फुल फॉर्म ही लिख देता हूं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, शॉर्ट में लिखेंगे पीएससी। पीएन की फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? अब देखिए यहां पर ढंग से सुनना बेटा, बिल्कुल आराम से। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो बना था 3 न्यूक्लियस के फ्यूज होने से। 2 तो थे किसके? पोलर न्यूक्लियर, और एक था किसका? मेल गैमेट्स का। मेल गैमेट्स का, मेल गैमेट का था, और ये कन्वर्ट हो गया था इसमें। हाँ, ये जरूर था कि ये इनडायरेक्ट में सेकेंडरी न्यूक्लियर बन के कन्वर्ट होता था। ठीक है, तो इसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। और जो सेंट्रल सेल थी, जो सेंट्रल सेल थी, वो कन्वर्ट हो गई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। ये पूरी फिल्म समझ में आ गई? ये पूरी फिल्म समझ में आ गई? यहां जितना लिखा है वो सब समझ में आ गया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। इसके अंदर हुआ डिवीजन, तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस हो गए? 2। तो कैरियोकाइनेसिस हो रही है या साइटोकाइनेसिस? ओनली कैरियोकाइनेसिस। फिर इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। फिर इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। अब ढंग से सुनना, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एनाट्रोपस का। बिल्कुल धीरे से समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है एनाट्रोपस का।
अब एनाट्रोपस का ले रहा हूं तो ये वाला एंड, ए वाला एंड क्या होगा, चलजल या माइक्रोपाइल? चलजल, बहुत बढ़िया बेटा। और ये वाला एंड कैसा होगा, माइक्रोपाइलर एंड। इस सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। हम जानते हैं, हम जानते हैं अपना जो एम्ब्रियो बना था वो माइक्रोपाइल एंड की तरह बना था। ये एम्ब्रियो, सॉरी हमारा जायगोट इधर बना, यही जायगोट आगे जाके क्या बनाएगा, यही जायगोट आगे जाके क्या बनाएगा, अरे बोलो रे भाई, एम्ब्रियो। मुझे बताइए जायगोट को एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, जायगोट को एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन देने का मेनली काम करेगा यहां पर एंडोस्पर्म। तो बताइए एंडोस्पर्म बनने से पहले ही क्या जायगोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्या जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जायगोट कन्वर्ट होगा। इसलिए जायगोट कुछ समय के लिए डोरमेंट कंडीशन के अंदर चला जाता है और इंतजार करता है अच्छा खासा एंडोस्पर्म बनने का। जो जायगोट डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है कुछ समय इंतजार करता है एंडोस्पर्म बनने का। और इसी जायगोट को हम ऊ स्पोर बोलते हैं, जायगोट डोरमेंट कंडीशन में। क्लियर बेटा था? ये जायगोट, ये दो न्यूक्लियस बन गए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, दो न्यूक्लियस बन गए। फिर दो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, फिर बहुत सारे डिवीजन होते हैं और ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। तुम अभी तक देख रहे हो कि अभी तक इस एंडोस्पर्म में बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं लेकिन अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। लगातार होते जा रहे हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, लगातार होते जा रहे हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। हाँ, जायगोट थोड़ा बहुत एक दो बार डिवीजन कर सकता है जो अपने मॉड्यूल में दिखा रखा है, लेकिन हम एक बना रहे हैं इसको। तो लगातार डिवीजन होता जा रहा है, होता जा रहा है और न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं। ऐसे एंडोस्पर्म को हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये वाला एंडोस्पर्म जो फर्स्ट टाइप का एंडोस्पर्म हो गया, ये हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म के अंदर न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है। सेकंड, सेकंड बाद में पढ़ेंगे, पहले लास्ट वाला देखें। थोड़ा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं ना सीक्वेंस। यहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हुआ और डिवीजन जो हुआ ये डिवीजन हुआ, ये जाएगा। तो यहां पर तुम देख पा रहे होंगे कि साइटोकाइनेसिस भी हुई और कैरियोकाइनेसिस भी हुई और लगातार फिर माइटोसिस होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। और माइटोसिस होते जाएंगे तो साइटोकाइनेसिस भी होती जा रही है और कैरियोकाइनेसिस भी होती जा रही है। तो यहां पर क्या न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं या सेल का फॉर्मेशन भी हो रहा है? सेल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ऐसे थर्ड टाइप का जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। क्या है ये? सेलुलर एंडोस्पर्म। माइटोसिस तो हो रहा है लेकिन माइटोसिस में कैरियो और साइटो दोनों हो रही है। क्लियर बैठा था?
अब इन दोनों का इंटरमीडिएट, इस दोनों के इंटरमीडिएट में क्या है कि ये रहा, यहां डिवीजन हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, इधर और इधर, एक सेल छोटी और एक सेल बड़ी अनइक्वल हुआ। अब यहां हम देख रहे हैं कि कुछ सेलुलर जैसी हरकत हुई और कुछ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जैसी हरकत हुई। तो दोनों का इंटरमीडिएट है, इसलिए इसको बोलते हैं हेलोबियल। क्या बोलते हैं बेटा? हेलोबियल। जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाला, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाला और सेलुलर एंडोस्पर्म था, दोनों का इंटरमीडिएट है, इसको हम बोलते हैं हेलोबियल। क्लियर है? हेलोबियल कभी भी नहीं पूछा जाएगा हमारा, एक तो पूछा जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरा पूछा जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। और इसमें भी क्या पूछा जाएगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वो कोकोनट वाटर, जो कोकोनट वाटर हम पीते हैं, जो हम लेते हैं, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। और जो हम किरेल्स, व्हाइट किरेल खाते हैं, जो हम नारियल खाते हैं, कोकोनट खाते हैं, जिसको चटक बोलते हैं, वो जो खाते हैं, वो जो है एडिबल पार्ट है, वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट, लिक्विड एंडोस्पर्म और सॉलिड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म इज द एग्जांपल ऑफ द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सॉलिड एंडोस्पर्म इज एग्जांपल ऑफ द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट बहुत एग्जांपल है इसके अंदर, बहुत का एग्जांपल है फ्री न्यूक्लियर का भी और सेलुलर एंडोस्पर्म का भी। क्लियर बेटा? इतना याद रहेगा? ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखना, चाहे सेलुलर हो या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो, लास्ट में तो सबको कन्वर्ट होना है किसमें? सेलुलर में। ऐसा कोई एंडोस्पर्म बचेगा नहीं जो लास्ट में सेलुलर में कन्वर्ट नहीं होता हो, सबको सेलुलर में कन्वर्ट होना होगा। तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आगे जाके ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेलुलर में। हेलोबियल भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेलुलर में। और सेलुलर तो सेलुलर है ही, तो सभी लास्ट में जाके सेलुलर में ही कन्वर्ट होते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, देख लेते हैं डायग्राम। इधर देखिए, यहां पर देखिए डिवाइड हुआ, सेल बनती जा रही है, सेल 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 सेल, बाद में हुआ है। यहां तक देखो, पहले इसके पहले इसके पहले सेल 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 सेल, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, इसमें देखो न्यूक्लियस, सेल 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 सेल, इसमें अनइक्वल, कुछ सेल्स और कुछ फ्री, हेलोबियल मिक्स वाला। अब बाद में कुछ भी हो, सभी को बनना पड़ेगा क्या? सेलुलर। ऐसे सेल बनती जाएगी, सेल बन गए, बाद में सेल का सेल, बाद में हेलोबियल भी सेल, तो बाद में सभी क्या हो गए? सेलुलर। क्लियर है यहां तक? अब जैसे एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक दो सेल बना लेता है, लेकिन मेनली तो एंडोस्पर्म बनने के बाद ही डेवलप होता है। यहां तक क्लियर है बेटा? डायग्राम क्लियर है? अब ढंग से सुनना कि यहां पर एम्ब्रियो तो ऊपर है, मतलब जायगोट ऊपर है, ऐसा क्यों? ये एट्रोपस है, ये एट्रोपस न्यूक्लियस है। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को डाउट है? अब हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करवा लिया, अब हम किसका डेवलपमेंट कराएंगे? जायगोट से एम्ब्रियो बनाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ स्पेशल पॉइंट है। यहां पर दे रखा है ऑर्चिड वाला, कुछ और भी नाम दे रखे हैं, ट्रपेसी और पोडोसिस्टमेसी, याद नहीं करना, लेकिन सुन लो, इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं मिलता, एंडोस्पर्म मिलता ही नहीं है, मतलब बनता ही नहीं है। याद रखना, मिलना और बनना अलग अलग चीज है। किसी में बन के खत्म हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इसमें तो बनता ही नहीं है। तो यहां तो सीधा लिखा है क्या? एब्सेंट।
इनमें एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता। यह एक्सेप्शन है भाई। मेज और टोमेटो के अंदर, मेज के अंदर, खासकर मेज के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो मोजेक होता है। मोजेक का मतलब धब्बे होते हैं। कहीं पर रेड, कहीं पर ब्लैक ब्राउन सा दिखाई देगा, कहीं पर ऐसा दिखाई देगा। अलग अलग एंडोस्पर्म में अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं मोजेक एंडोस्पर्म। कुछ प्लांट के अंदर रफ एंडोस्पर्म मिलता है, उनको रूमिनेंट एंडोस्पर्म बोला करते हैं। एग्जाम्पल मत करना याद, मोजेक वाला ये कर लेना याद, बाकी याद मत करना। ये बात हम कर ही चुके हैं। पीने वाला न्यूक्लियर और खाने वाला सेलुलर। वीट और मेज के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, उस एंडोस्पर्म के अंदर मेनली स्टोर होता है क्या? स्टार्च। इसीलिए वीट जो डाइटिंग करते हैं, जो अपनी बॉडी बनाने की, जो मोटापा का करने की कोशिश करते हैं, वो वीट और राइस को कम खाते हैं या खाते ही नहीं है, क्योंकि स्टार्च जाता है। अरे बात समझ पा रहे हो? अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर, चलो दिमाग, तुम तो ये मैं तुमसे पूछूं ग्राउंड नट के अंदर जो एंडोस्पर्म होगा, ग्राउंड नट के अंदर जो एंडोस्पर्म होगा उसके अंदर क्या मिलेगा? ऑयल, स्टार्च, ऑयल मिलेगा, फैट मिलेगा। क्लियर बताया? बात पकड़ ले को ना? चलो मुझे बताइए, मुझे बताइए, चलिए अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। राइस और व्हीट और मेज के अंदर जर्मिनेशन के टाइम, जर्मिनेशन के टाइम कौन सा एंजाइम एक्टिव होगा? एंजाइम पूछा रहे, हार्मोन नहीं पूछा। हार्मोन तो जर्वेलिक एसिड सही है। बहुत बड़े बेटा श्रुति। अल्फा अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज एंजाइम पूछा है मैंने। जिब्रेलिक एसिड एंजाइम नहीं है, हार्मोन है। बहुत बढ़िया बेटा, अल्फा अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। हाँ, बार्ली की बात की थी, वो ग्रेमिनी फैमिली का मेंबर है, तो बार्ली की भी बात ही होगी बेटा। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो भी डाइकोट का देख रहे हैं, तो कैप्सुला पढ़ रहे हैं हम लोग। इधर देखिए बेटा, हम जानते हैं कि यहां पर ये बन चुका है। हम एट्रोपस ले रहे हैं या एनाट्रोपस ले रहे हैं? माइंड में याद रखोगे, घबरा जाओगे? याद रखोगे। ये एंडोस्पर्म है। सेलुलर एंडोस्पर्म है, मोस्टली सेलुलर ही मिलता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की प्लोइडी कैसी होती है? हैप्लोइड, डिप्लोइड या ट्रिप्लोइड? ट्रिप्लोइड। ट्रिपल फ्यूजन से बनता है या सिनकेमी से बनता है? ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। ठीक है, यहां पर यह है जाइगोट। इंतजार था किसका? एंडोस्पर्म का। ये जरूरी नहीं कि पूरा कंप्लीट एंडोस्पर्म बनने के बाद ही स्टार्ट होता है, नहीं। एंडोस्पर्म जैसे थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है, उसी टाइम डेवलप हो जाता है, लेकिन हम बात की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने बाहर निकाला, ये है जाइगोट। एक मिनट है, तुम इस डायग्राम को देखो बेटा, मैं पानी पीता हूँ। इस डायग्राम को देखो एक बार।
इधर देखिए बेटा, आ जाइए इधर देखिए, ये जायगोट हमने बाहर निकाला, ठीक है। इसके अंदर डिवीजन होते हैं, अनइक्वल डिवीजन होते हैं। एक सेल को हम बोलते हैं एपिकल सेल, और एक को हम बोलते हैं सस्पेंशन सेल। एक को एपिकल सेल बोलते हैं, एक को सस्पेंशन सेल बोलते हैं। दो में लगातार डिवीजन चलते रहते हैं, दोनों में लगातार डिवीजन चलते रहते हैं। एपिकल सेल में भी डिवीजन चलेंगे और उससे भी 8 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा। सस्पेंशन सेल के अंदर भी डिवीजन चलेंगे और डिवीजन चलते चलते एक स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको सस्पेंशन बोलेंगे। सस्पेंशन की सबसे नीचे वाली जो सेल्स होती है वो थोड़ी लार्ज हो जाती है, जिसको पोस्टोरियल सेल बोलते हैं। ये पूरा का पूरा है क्या सस्पेंशन। कितनी सेल का बना है याद नहीं करना। इसके सबसे नीचे वाली सेल जो होती है वो ओस्टोरियल सेल होती है। तुम्हें होस्टोरियल नाम सुनते ही दिमाग में क्या आ रहा होगा? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने वाला, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने वाला। यस, तुमने फंजाई में पढ़ा था। सेम यही काम यहां भी करेगा। ये यहां पर डेवलप होता जा रहा है, एपिकल सेल डेवलप होती जा रही है, डेवलप होती जा रही है, डेवलप होती जा रही है। अब देखिए, ये सस्पेंशन जितना ग्रोथ कर चुका था वो उतना ग्रोथ कर चुका है। अब ऊपर की तरफ जो एपिकल सेल थी वो और डिवाइड होगी, और डिवाइड होगी, और डिवाइड होगी, और डिवाइड होते होते मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रही है। और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो बना है, वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो बना है बिल्कुल हार्ट से बना है। तो एपिकल सेल जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर रही है। नीचे की तरफ ये बन चुकी है कौन? सस्पेंशन सेल। और ये रही ओस्टोरियल सेल। ये आगे और डेवलप करता है, आगे ये एपिकल सेल और डिवाइड होती है, ऊपर वाला पार्ट और डिवाइड होता है। तो डिवाइड होते होते थोड़ा सा घूम जाता है, थोड़ा सा टिल्ड हो जाता है। और नीचे की तरफ ये रही सस्पेंशन सेल। और ये रहा एम्ब्रियो जो थोड़ा सा टिल्ड हो गया है।
अब समझना ये टिल्ड क्यों हुआ, क्यों सस्पेंसर सेल बनी, इन बातों को समझना। क्लियर बेटा? था ये बातें ढंग से सुनना बेटा। पहले मैं बोल रहा हूँ ये एनाटोपर्स है, ठीक है, वो एट्रोपर्स है, दोनों बातें मैं बता रहा हूँ ताकि घबराओ ना मत तुम। ये सब चल कहाँ रहा है, किसके अंदर चल रहा है? ये सब किसके अंदर चल रहा है? एंडोस्पर्म के अंदर। किसके अंदर चल रहा है? एंडोस्पर्म के अंदर। एम्ब्रियो मत बोलो, एंडोस्पर्म के अंदर। एंडोस्पर्म बन चुका है, एंडोस्पर्म के अंदर चल रहा है। ये एंडोस्पर्म है पूरा, ये एंडोस्पर्म इधर। वहां जहां फर्टिलाइजेशन हुआ था वहां एंडोस्पर्म के साथ चल रहा है। हाँ ये बोल दो, एंडोस्पर्म के अंदर नहीं, एंडोस्पर्म के पास चल रहा है, मतलब जिसके अंदर, जिस ओयूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके अंदर ही चल रहा है। अब यहां पर देखिए ये भी एम्ब्रियो है, ये 8 सेल एम्ब्रियो है, इसके पीछे 2 सेल और ऐसे अलग अलग से ऐसे। इस एम्ब्रियो को हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर स्टेज। एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज? ग्लोब्यूलर स्टेज। इस स्टेज को हम बोलते हैं, जो हार्ट शेप है, इसको हम बोलते हैं हार्ट एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो या हार्ट स्टेज एम्ब्रियो। ये थोड़ा सा टिल्ड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं टर्पेडो। यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो ठीक है। ये तो समझ में आ गया तुम्हें कैसे बनाइए। लगातार डिवीजन होता जा रहा है, लगातार डिवीजन होता जा रहा है और ऐसे बनता है। अब सस्पेंसर का काम क्या है और ओस्टेरियल का काम क्या है उसको समझिए। तुमसे पूछा जाए कि अगर थोड़ा सा टिल्ड हुआ एम्ब्रियो स्टेज को हम क्या बोलेंगे? टर्पेडो स्टेज। तुमसे पूछा जाए हार्ट शेप वाले एम्ब्रियो को हार्ट स्टेज, या फिर तुमसे पूछा जाए 18 या 16 स्टेज वाले एम्ब्रियो को ग्लोबुलर स्टेज बोले। तुमसे कभी कभी सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है, पहले ग्लोबुलर स्टेज आएगी, फिर हार्ट शेप स्टेज आएगी, फिर उसके बाद आएगी कौन सी? टर्पेडो। क्लियर है? अब समझना, मैं यहां पर बना रहा हूं जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये रहा। इसके बाहर ये रहा न्यूसिलस। इसके बाहर थी इंटीग्रूमेंट्स, याद है तुम्हें? ये ओयूले था पूरा, इसके बाहर इंटीग्रूमेंट्स थी। ये फ्यूनिकल नीचे जा रही थी, ये 2 इंटीग्रूमेंट्स ऐसे जा रही थी, ये माइक्रोपाइलेट था। ये एनाट्रोपस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो स्टूडेंट इसी में झूला रहता है, सर मॉड्यूल में उल्टा, वहां सीधा, यहाँ उल्टा। अरे हमें कोई मतलब नहीं कहाँ कैसा है, एग्जाम में उल्टा उल्टा कुल भी कर सकता है, हमें तो चलाजल एंड और माइक्रोपाइलेट रखना है। जायगोट की तरह बनेगा, माइक्रोपाइलेट की तरह बनेगा, क्योंकि एक की तरह प्रेजेंट था, माइक्रोपाइलेट की तरह प्रेजेंट था। तो देखिए यहां पर हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है, ट्रिपल फ्यूजन हो चुका है। धीरे धीरे जायगोट डेवलप हो रहा है, और जायगोट डेवलप होके ये 2 सेल बनाए। पहले कौन सी सेल बनाए? एपिकल और सस्पेंशन। एक सेल का एपिकल और एक सेल को नाम सस्पेंशन, याद है तुम्हें? बता चुका हूं मैं पहले।
एक सेल का नाम एपिकल और एक सेल का नाम सस्पेंशन, याद है ना? कहा गया है भैया, एपिकल और सस्पेंशन। अब जो सस्पेंशन सेल है लगातार डिवाइड होगी, इसी में कर रहा हूं मैं सब कुछ क्योंकि बाद के स्टेज में बता चुका हूं पहले। लगातार डिवाइड होगी, लगातार डिवाइड होगी, और नीचे वाली सेल थोड़ी लार्ज होगी, बाकी सेल सस्पेंशन सेल। ये रही सस्पेंशन, और नीचे वाली रही पोस्टोरियल सेल। ऊपर की तरफ एपिकल सेल भी डिवाइड होगी और सेल का नंबर बढ़ाती जाएगी और ग्लोब्यूलर स्टेज बनेगी। ये ग्लोब्यूलर स्टेज बन गया। अभी ये एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के अंदर मर्ज नहीं हुआ है, अभी एंडोस्पर्म से टच नहीं हुआ है, एंडोस्पर्म की सेल से टच नहीं हुआ है, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर से टच नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में ये होस्टोरियल सेल न्यूक्लियस से न्यूट्रिशन लेगी और ये पहुंचाएगी किसके पास? डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास, क्योंकि अभी एंडोस्पर्म के पास नहीं गया है। तो होस्टोरियल का फंक्शन समझ में आ गया, होस्टोरियल का फंक्शन समझ में आ गया। ये जा रही है, लगातार जा रही है, जा रही है, जा रही, जा रही, लगातार जा रही, लगातार यहां पे डिवीजन होते जा रहे हैं और सस्पेंशन सेल भी थोड़ी ग्रोथ करती जा रही है, इलॉन्गेशन होता जा रहा है। और यहां पर ये अब आ गया है हार्ट शेप सेल। अब धीरे धीरे ये एंडोस्पर्म के टच में आ गया, धीरे धीरे ये एंडोस्पर्म के टच में आ गया है। अब न्यूक्लियस भी धीरे धीरे खत्म होने वाला है, धीरे धीरे इसके न्यूट्रिशन लेके न्यूक्लियस भी खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसने पूरा जो न्यूट्रिशन था ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को दे चुका है अर्ली स्टेज के अंदर। अब ये अब एंडोस्पर्म से लेगा, किससे लेगा? ये एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में मर्ज हो गया है। अब ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हार्ट स्टेज से अब आ गई है टर्पेडो स्टेज। अब ये एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ क्या आ गया? एंडोस्पर्म। अब ऊपर की तरफ एंडोस्पर्म आ गया है तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? टिल्ड हो जाएगा, ये टिल्ड हो गया है, कर्व लाइक कर्व बन गया है, इसमें कर्व हो गया है ये। इस स्टेज को हम बोलते हैं टर्पेडो स्टेज। तो हमें यह भी पता चल गया कि होस्टोरियल क्या कर रहा है, सस्पेंशन क्या कर रहा है। होस्टोरियल न्यूक्लियस से न्यूट्रिशन लेने का काम कर रहा था अर्ली स्टेज के अंदर, सस्पेंशन एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धकेलने का काम, पुश करने का काम कर रहा था। और टर्पेडो स्टेज कर्व क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर आगे की तरफ जो इसको पुश किया गया तो एंडोस्पर्म से थोड़ा सा टकरा के थोड़ा सा कर्व शेप स्ट्रक्चर बन गया, और इसी को हमने बोला टर्पेडो स्टेज। कौन सी स्टेज बोला? टर्पेडो स्टेज। तो एक एडल्ट एम्ब्रियो हमें टर्पेडो स्टेज के अंदर दिखाई देगा। सबसे पहले हमें जाइगोट, जाइगोट से हमें हार्ट से हमें ग्लोबुलर, ग्लोबुलर से हार्ट, और फिर टर्पेडो स्टेज, और ऐसे डेवलप होता जाएगा। और ये इंटीग्यूमेंट तो बना लेगी क्या? सीट कोट। ये इंटीग्यूमेंट तो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? सीट कोट में। ये इंटीग्यूमेंट तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सीट कोट में। सीट कोट में दो है तो दो सीट कोट बन जाएंगे। ये न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा। अगर किसी प्लांट में बाय चांस बचा रहे, क्या अगर किसी प्लांट में अगर बाय चांस बचा रहेगा तो बहुत बढ़िया, पेरिस्पर्म। ये याद है? क्या लिखा? सीड नहीं रहा, सीड है। ब्लैक पेपर पिटल, बहुत बढ़िया बेटा। ये जो माइक्रोपाइल एंड है, धीरे धीरे यहां पर जो माइक्रोपाइल था, जो पोर लाइक स्ट्रक्चर था, वो भी थोड़ा सा फिल हो जाएगा, थोड़ा सा बचेगा।
जो सीड के अंदर हमें दिखाई देगा, जिससे गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प मिलेगी। और जहां पर हाइलम प्रेजेंट था, जहां पर फ्यूजिकल जुड़ा हुआ था, जहां पर हाइलम प्रेजेंट था, वहां पर हमें स्कार दिखाई देगा, चिन्ह दिखाई देगा, जहां पर हाइलम था। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सीड। समझ पा रहे हो? अभी सीड डेवलप हो रहा है, डेवलप एम्ब्रियो है। हो सकता है कुछ समय बाद ये एंडोस्पर्म खत्म हो जाए। जिनके अंदर ये एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा उनको नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे। जनरली ऐसा हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, डाइकोट के अंदर। लेकिन मोनोकोट के अंदर एंडोस्पर्म बना रहेगा। धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था हार्ड स्टेज के बाद, तो धीरे धीरे ये एंडोस्पर्म भी खत्म हो गया था। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेता है, उनको हम बोलते हैं क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म एब्सेंट नहीं, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है। एंडोस्पर्म एब्सेंट नहीं, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है। लेकिन हम देखेंगे मोनोकोट के अंदर एंडोस्पर्म बना रहता है जहां तक सीड जर्मिनेट नहीं करता। ये बात समझ में आई? एक स्टूडेंट का डाउट आया पेरिस्पर्म। बेटा पेरिस्पर्म न्यूसिलस जनरली खत्म हो जाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट में एक थिन लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रह जाता है, उनको उस न्यूसिलस को फिर आगे जाके सीड में हम उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो न्यूसिलस का रिमेनिंग पार्ट ही पेरिस्पर्म है, लेकिन हर प्लांट में नहीं मिलता। ये बातें समझ में आ रही है? यहां तक की बातें समझ में आई? चले रिपीट करें, एक बार और रिपीट करते हैं डायग्राम। अब यहां पर जो डायग्राम दे रखा है, ढंग से सुन लीजिए। जो हताश निराश हो रहे हैं उनके लिए एट्रोपस का है। क्या है ये, एट्रोपस। ये चलजल एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है, एट्रोपस है। ये माइक्रोपाइल एंड है और ये चलजल एंड। यहां पर देखिए जाइगोट बना। जाइगोट में एक सेल एपिकल सेल, एक सस्पेंशन सेल। एपिकल सेल लगातार डिवाइड करेगी और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाती जाएगी, जिसको हम ग्लोबुलर स्टेज, फिर हार्ट सेल, फिर टर्पेडो बोलेंगे। ये सस्पेंशन है, ये होस्टोरियल सेल है। ऐसा इसमें एम्ब्रियो इधर है, सॉरी सॉरी, एम्ब्रियो नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। ये रहा ग्लोबुलर स्टेज। एम्ब्रियो नीचे की तरफ, अरे नीचे की तरफ ही तो एंडोस्पर्म होगा, समझ पा रहे हो? नीचे की तरफ धकेला जा रहा है तो ये एंडोस्पर्म है। ये है सस्पेंशन सेल, ये एपिकल सेल। ठीक है, ये एपिकल है, ये सस्पेंशन है, ये होस्टोरियल सेल है। यहां तक समझ में आया बेटा? अरे कंफ्यूज नहीं है ना? मेरी तरह तुम कंफ्यूज हो गए थे क्या? यहां तक क्लियर है बेटा? ये सस्पेंशन है, मैं बता चुका हूं, बस इसको अपने डायग्राम से रिलेटेड कर रहे हैं। ये यहां पर ग्लोबुलर स्टेज, फिर ये सस्पेंशन धकेला जा रहा है, फिर हार्ट शेप हो गया है, फिर और पुश किया जा रहा है और ये थोड़ा सा कर्व हो गया है, टर्पेडो स्टेज मैच्योर। ठीक है, ये सस्पेंशन रेडिकल वेडिकल की बात है। क्लियर बेटा? तो मैच्योर एम्ब्रियो, टर्पेडो एम्ब्रियो। यहां तक क्लियर है? ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। ये ओयूल है,
एनाट्रोपस बनाओ या एट्रोपस बनाओ? तुम बोलो, मैं बना दूंगा। एट्रोपस बनाता है, इस बार एट्रोपस बनाता है। लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने चाहिए कि एट्रोपस या एनाट्रोपस, तुम्हें तो चलाजल और माइक्रोपाइलेंट देखना चाहिए। मैं तुमसे पूछूं, बताइए एम्ब्रियो किधर की तरफ डेवलप होगा? मतलब जायगोट किधर बनेगा, माइक्रोपाइल एंड या चलाजल एंड, या दोनों में किधर भी बन सकता है? कभी कभी माइक्रोपाइल, कभी चाइलाजल, या हमेशा माइक्रोपाइल? ऑलवेज माइक्रोपाइल एंड, या मे बी चलाजल और माइक्रो? हमेशा माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही बनेगा। क्लियर बेटा? ठीक है, अब सुनना ढंग से इसमें। मैं इसी एक डायग्राम में सब कुछ कर रहा हूं, समझते रहना बेटा। एक जमाना था जब ये माइक्रोपाइलेंट, ये एम्ब्रियो सेक हुआ करता था। ये एक जमाना था जब ये एम्ब्रियो सेक हुआ करता था। इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई हुआ करते थे, एक सेल हुआ करती थी, एंट्रीपोडल सेल हुआ करती थी। याद है तुम्हें? फिर यहाँ पर दुनिया बदली, पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन होने से पोलर ट्यूब बनी, पोलर ट्यूब बनने से मेल गेमेट्स आए और फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने से धीरे धीरे एंटीपोडल सेल भी खत्म हो गए, सिनर्जिड सेल भी खत्म हो गए। एक मेल गेमेट फीमेल गेमेट से फ्यूज हुआ और यहां पर बन गया जाइगोट। दो गेमेट्स फ्यूज हुए, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो ये डिप्लॉइड स्टेज है। यहां पर तीन न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो ये ट्रिप्लॉइड स्टेज है। फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ तो यहां पर हमें बन गया एंडोस्पर्म। हमने ये बना दिया सेलुलर एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉइड, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट ये जाइगोट है। ये जाइगोट, जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होगा, डिवीजन होगा, एक बनेगी एपिकल सेल और एक बनेगी सस्पेंशन सेल। नीचे वाली सस्पेंशन सेल है, ऊपर वाली एपिकल सेल है। अब सस्पेंशन सेल में लगातार डिवीजन होंगे और एक होस्टोरियल सेल बनेगी और बाकी सस्पेंशन सेल बनेगी। ऊपर की तरफ भी डिवीजन होंगे, पहले ग्लोबुलर स्टेज बनेगी, फिर धीरे धीरे ये ग्लोबुलर स्टेज कन्वर्ट होगी किसमें? हार्ट स्टेज में। सस्पेंशन लगातार इसको पुश करता जा रहा है, पुश करता जा रहा है, पुश करता जा रहा है और न्यूट्रिशन लेता जा रहा है। जहां तक ये स्टेज एम्ब्रियो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म में नहीं, इसको टच नहीं कर जाता, वहां तक न्यूट्रिशन देने का काम पोस्टीरियर सेल करती है, किससे लेके? न्यूक्लियस से लेके। और न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, जहां तक न्यूक्लियस खत्म होता है उसके पहले ही एम्ब्रियो टच कर चुका होता है किसको? एंडोस्पर्म को। अब न्यूक्लियस खत्म हो गया है, अब एम्ब्रियो अपना डेवलपमेंट किससे करेगा? एंडोस्पर्म से करेगा। और थोड़ा सा ये टिल्ड हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, तो इसी को टर्पेडो स्टेज बोलेंगे। कौन सी स्टेज बोलेंगे? टर्पेडो स्टेज। जब इस स्टेज में आ जाता है एम्ब्रियो तो ये मैच्योर एम्ब्रियो कहलाता है और एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले चुका होता है। कुछ प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म खत्म हो चुका होता है और कुछ प्लांट के अंदर रिमेनिंग रह जाता है। जनरली हमें मोनोकोट के अंदर एंडोस्पर्म रिमेनिंग रह जाता है, बाकी डाइकोट के अंदर एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका होता है। अब ये मैच्योर एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो है तो धीरे 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 इसके अंदर बाहर के स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। जो इंटीग्यूमेंट्स है ये तो बना लेती है सीट को,
बाहर वाली इंटीग्यूमेंट बनाती है बाहर का सीड कोड, जिसका नाम है क्या, तुम बोलो रे भैया, क्या नाम है, टेस्टा। अंदर वाली इंटीग्यूमेंट जो होती है वो बना लेती है क्या, अरे क्या नाम है, बोलो रे, टेगमर। ये दोनों क्या है, सीड कोड है। सीड कोड है। ये जो माइक्रोपाइल एंड है वो बहुत छोटा सा हो जाता है और एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, क्योंकि सेल इसके अंदर भी तो मेटाबॉलिज्म चलेगी। जहां पर हाई फ्यूनिकल जुड़ा हुआ था उस वाले एरिया को हम बोलते थे क्या, हाइलम। अब जो जहां हाइलम था मतलब वहां पर हमें एक स्कार, स्कार मतलब होता है चिन्ह दिखाई देता है, स्कार अपरेंस आती है यहाँ पर जहां पर फ्यूनिकल जुड़ा हुआ था। क्लियर बेटा यहाँ तक। और ये रहा एम्ब्रियो। तो एक सीड के अंदर एक मैच्योर एम्ब्रियो प्रेजेंट है और ये किससे डेवलप हुआ, ओयूल से डेवलप हुआ। क्लियर बेटा यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं सीड की। सीड दो तरह का है, एक डाइकोट सीड है और एक क्या है, मोनोकोट सीड। डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड में सबसे बड़ा डिफरेंस है, डाइकोट सीड के अंदर 2 कोटिलेडन होते हैं और मोनोकोट सीड के अंदर एक ही कोटिलेडन होता है। एक कोटिलेडन मोनोकोट के अंदर 2 कोटिलेडन में से एक कोटिलेडन बिल्कुल रिड्यूस हो चुका होता है, सिर्फ एक ही कोटिलेडन फंक्शनल होता है, काम का होता है। इसलिए मोनोकोट को मोनोकोट बोलते हैं क्योंकि एक कोटिलेडन है, और डाइकोट के अंदर 2 कोटिलेडन है इसलिए इसको डाइकोट बोलते हैं। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर तो दिखाए हैं, एक्चुअली में ये दिखाए हैं हमने सीड के तो है लेकिन एग्जैक्ट में ये हमने एम्ब्रियो के दिखाए। हमें कभी भी डाइकोट का सीड ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तुमने कभी ऐसा सीड देखा, ऐसा पकड़ के ऐसे नहीं, ये सीड कोड के अंदर होता है लेकिन हमने बाहर करके दिखाया है। ये पूरा कवर होता है 2 सीड कोड से, ये भी कवर होता है 2 सीड कोड से। यहां पर जो स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं एग्जैक्ट में ये एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर है जो सीड के अंदर होता है। सीड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही एम्ब्रियो होता है। अगर एम्ब्रियो काम का है तो सीड जर्मिनेट करेगा, नहीं तो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो सीड बड़ा पार्ट है, सीड बड़ा वर्ड है या एम्ब्रियो, सीड बड़ा वर्ड है या एम्ब्रियो। सीड बड़ा पार्ट है या एम्ब्रियो, सीड बड़ा पार्ट है क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो भाई, एम्ब्रियो इज द पार्ट ऑफ द सीड। क्लियर बेटा, ठीक। अब इधर आओ, पहले मैं यहाँ पर एक सीड दिखाता हूँ तुम्हें। ये अब ये सीड है, तुम्हें देख के लग रहा होगा ये सीड किसका है, बता सकते हो कोई, ग्राम का है? नहीं, इस सीड को देख के बताओ, ग्राम का सीड, चने का। अब इस सीड के अंदर ये तुम्हें जो ये माइक्रोपाइल तो एक पूरा पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो माइक्रोपाइल ओयूल का हुआ करता था। जैसे मान लीजिए ये ओयूल था, बेटा कंफ्यूज होना ही मत,
ठीक है। ये माइक्रोपाइल तो अभी भी बना हुआ है पोर के लाइफ में, जहां से गैस का एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर जर्मिनेशन के टाइम वाटर मिनरल्स बराबर जाएंगे। ये जो सीड, ये इंटीग्यूमेंट्स है, ये कन्वर्ट हो गई किसमें, सीड कोड। जहां पर हाइलम था वहां पर हमें स्कार दिखाई देता है, स्कार है, हाइलम की अपीयरेंस को दिखा रहा है कौन, स्कार। अब ये जो सीड दिख रहा है, अगर इसी सीड का हम अंदर की तरफ से सेक्शन देखें तो फिर हमें ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि सीड कोड की हटाने के बाद जो बचता है वो एक्चुअल में हमारे पास है क्या, एम्ब्रियो। अरे बात समझ पा रहे हो? सभी सीड के अंदर एम्ब्रियो का अलग अलग स्ट्रक्चर मिलता है, अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन डाइकोट के अंदर हमें एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन दिखाई देंगे और मोनोकोट के अंदर 1 कोटिलिडन दिखाई देगा। ये तो मेन बेसिक है इनका। यहां तक किसी को डाउट है बेटा? सीड और एम्ब्रियो में थोड़ा समझ में आया अलग अलग तरीके से? सीड सीड होता है, एम्ब्रियो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है। हम ये जो स्ट्रक्चर देखते हैं ये एम्ब्रियो का होता है, सीड तो ऐसा होता है जिसके अंदर हमें कुछ दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ू मैं? ठीक है। तो यहां पर देखिए डाइकोट सीड को देखो पहले। अगर डाइकोट सीड को तुम देख रहे होंगे तो उसके एम्ब्रियो में तुम्हें 2 कोटिलिडन दिख रहे होंगे, 1 और 2। और ये जो है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में कोटिलिडन के जस्ट ऊपर वाला पार्ट तो होता है प्लीब्यूल, और कोटिलिडन के नीचे वाला पार्ट होता है रेडिकल। रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा, प्लीब्यूल फूड सिस्टम बनाएगा। यहां तक क्लियर है? ये डाइकोट। अब बात करते हैं मोनोकोट की। ये मोनोकोट का पूरा सीड है, ये एम्ब्रियो नहीं है, ये पूरा सीड है। ये सीड ऐसा सीड था, इसको इन्होंने ऐसे, ऐसे सीड था ये, इसको ऐसे कट किया है। तो इन्होंने ऐसे कट किया तो इनको एंडोस्पर्म भी दिख रहा है, ये एंडोस्पर्म है, और नीचे की तरफ ये एम्ब्रियो है। ये तुम्हें जो दिख रहा ना ये एम्ब्रियो है। ये पूरा नीचे वाला पार्ट एम्ब्रियो है। क्या समझने की कोशिश कर रहे हो? ये पूरा एंडोस्पर्म है, ये एम्ब्रियो है, और ये दोनों मिला के पूरा का पूरा क्या है, सीड है। समझने की कोशिश कर रहे हो? सीड का इन्होंने ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर लिया, ट्रांसवर्स नहीं, लॉन्गिट्यूडनल। मोनोकोट सीड, राइस, कोकोनट, बार्ली, मेज, कैस्टर। कैस्टर कहां से आया? अच्छा कैस्टर इसमें भी, ये तो ऊपर का दे रखा है बेटा, एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब एंडोस्पर्म हमें जनरली मोनोकोट के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन कैस्टर डाइकोट होते भी उसमें एंडोस्पर्म देखने को मिला है, तो एक्सेप्शन है। इस समझ में आया बेटा सीड का सेक्शन? सेक्शन समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं, बिल्कुल आराम से पहले ही बता चुके हैं कि जनरली डाइकोट के अंदर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते होते ग्लोबुलर हार्ट, हार्ट से टर्पेडो स्टेज में जाते जाते एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। तो मैच्योर एम्ब्रियो होते ही एंडोस्पर्म नहीं बचता जनरली डाइकोट के अंदर, एक्सेप्शन बहुत सारे है, लेकिन मोनोकोट के अंदर एंडोस्पर्म रिमेनिंग रहता है मैच्योर एम्ब्रियो के बाद। हमने जो स्टेज पढ़ी थी ग्लोबुलर हार्ट टर्पेडो, ये जरूरी नहीं कि मोनोकोट के अंदर ऐसी मिले। हमने तो डाइकोट का एम्ब्रियो पढ़ा है, पूरी एम्ब्रियोजेनेसिस प्लांट की हम नहीं पढ़ते।
मोनोकोट के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें सीड का, तो सीड के अंदर एंडोस्पर्म भी मिलेगा और साथ में एम्ब्रियो भी मिलेगा। बिना एम्ब्रियो के तो सीड का कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि एम्ब्रियो ही तो आगे जाके प्यूब्यूल और रेडिकल में कन्वर्ट होगा, मतलब उसके अंदर ही रूट और सूट बनेंगे। तो मेन इंपोर्टेंट जर्मिनेटिंग पार्ट है कौन? एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म ये तो पेरिस्पर्म में तो फालतू चीजें हैं जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है। मेन काम तो सीड का जो है वो एम्ब्रियो ही करता है, जर्मिनेशन का काम तो सीड ही करता है, जर्मिनेटिंग पार्ट जो है वो एम्ब्रियो ही है, क्योंकि एम्ब्रियो में ही प्रेजेंट होता है प्यूब्यूल और रेडिकल। रेडिकल रूट बनाएगा, प्यूब्यूल सूट बनाएगा, तभी तो नया प्लांट डेवलप होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सुनना इसको एक बार और। यहां पर अगर मोनोकोट को अगर हम सेक्शन कट करते हैं तो हमें सबसे बाहर दिखाई देती है। पहले तो मुझे बताइए, ये हमने लिया है वीट का या फिर हमने लिया है मेज का, राइस का, ग्रेमेनी फैमिली का लिया स्ट्रक्चर। इस कैस्टर को छोड़ो, अभी कैस्टर को तो बिल्कुल छोड़ दो, हमने इनका लिया है ये सी। अब तुम अच्छी तरह से मुझे बता दो, वीट के अंदर फ्रूट कौन सा मिलता है और सुपर हीरो बन जाओ। वीट के अंदर कौन सा फ्रूट मिलता है, और जिसको नहीं आ रहा है वो भाग जाओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। कैरोप्सिस, कैरोप्सिस मिलता है। कैरोप्सिस के अंदर क्या सीड कोट और फ्रूट वॉल, क्या सीड कोट और फ्रूट कोट, सॉरी सीड कोट और फ्रूट वॉल, सीड कोट और फ्रूट वॉल, सीड कोट फ्रूट वॉल को अलग अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, फ्यूज होता है, बिल्कुल फ्यूज होता है। बहुत बढ़िया बेटा, फ्यूज होता है, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहां पर जो लिखा है ना सीड की कवरिंग पेरिकार, वहां पर तुम सीड कोड भी लिख लो, क्योंकि सीड कोड और पेरिकार दोनों ही क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। सीड कोड और पेरिकार दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट हमेशा यहाँ ये चक्कर में रह जाता है कि सर हम पढ़ सीड कोड रहे हैं और आप लेबलिंग पेरिकाप करवा रहे हो। अरे भाई, सीड ही उसका फ्रूट है, गेहूं का दाना सीड नहीं, पूरा फ्रूट है जिसका मेन पार्ट सीड। मेरी बात पकड़ पा रहे हो? एक मिनट है, जिसको डाउट है पूछिए, मतलब पूछिए क्या, पकड़ में आए ना बात, दिमाग लगाओ। वापिस रिपीट करता हूं, ये हमने बनाया है गेहूं का दाना, ग्रेन। अब जो ग्रेन होता है वो फ्रूट होता है। उस फ्रूट का जो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर बस पेरिकार्प ही होता है, फ्रूट मतलब क्या हो गया? पेरिकार्प प्लस सीड। अब जो पेरिकार्प और जो सीड है, वो सीड कोड जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमने जहां स्ट्रक्चर जो बनाया है वो एक्चुअली में फ्रूट का बनाया है, लेकिन फ्रूट में मेन पार्ट किसका है? मेन पार्ट क्या? सीड ही सीड है। पेरिकार्प तो सीड कोड के साथ फ्यूज हो गई, बाकी सारा क्या है? सीड ही है। क्लियर है? अभी सीड के अंदर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, स्पर्म के अंदर फूड स्टोरेज होता है। अब एंडोस्पर्म के जस्ट आसपास प्रोटीन की एक लेयर मिलती है। ये जो लेयर है ये भी एंडोस्पर्म की लेयर है। मैंने एक वर्ड बोल दिया, पकड़ लो। एंडोस्पर्म भी प्रोटीन की एक लेयर है। एंडोस्पर्म की आउटर प्रोटीन की लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरेन लेयर। एंडोस्पर्म की प्लोइडी,
एंडोस्पर्म की प्लोइडी, एंडोस्पर्म की प्लोइडी, ट्रिप्लोइड। बिना बताए पूछ रहा हूँ, बिना बताए पूछ रहा हूँ, जवाब देना है, जवाब देना ही पड़ेगा। एलुरियन लेयर की प्लोइडी, एलुरोन लेयर की प्लोइडी, एलुरोन लेयर की प्लोइडी, ट्रिप्लोइड। यस, ट्रिप्लोइड। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, एंडोस्पर्म की जो आउटर लेयर है प्रोटीन लेयर है, प्रोटीन लेयर है, और एंडोस्पर्म की लेयर है, तो एलुरोन लेयर भी ट्रिप्लोइड लेयर। क्लियर बेटा? तो अब ठीक है, अब इधर आ जाइए। अब पढ़ते हैं हम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की बात करें तो ये रहा एम्ब्रियोनल एक्सिस। हम जानते हैं ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियो है, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर की तरफ प्रेजेंट है प्लीम्यूल, नीचे की तरफ प्रेजेंट है रेडिकल। ठीक है, प्लीम्यूल की कवरिंग कर रहा है एक स्ट्रक्चर जिसको बोला है कोल्यूप्रोटाइल। रेडिकल की स्ट्रक्चर की जो कवरिंग कर रहा है उसको बोला है कोल्यूराइजा। मल्टी लेयर सीथिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने बोला है कोल्यूराइजा। तो प्लीम्यूल का कवरिंग करने वाला कोल्यूप्रोटाइल और रेडिकल की कवरिंग करने वाला कोल्यूप्रोटाइल, कोल्यूराइजा। राइजा, राइजा मतलब रूट। अरे राइजोम, राइजा, राइजी, ये सब वर्ड किसके लिए वर्ड यूज होता है? रूट के लिए। तो रूट की कोल्यूराइजा प्रोटेक्शन कर रहा है, मल्टी लेयर है, सीटिंग है। सीटिंग जानो, चपटा, चद्दर जैसा। अब इस एम्ब्रियो के अंदर, इस एम्ब्रियो के अंदर टू कोटिलिडन मिलते हैं। एक कोटिलिडन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी बात हम यहां नहीं करेंगे, उसको एपीब्लास्ट बोलते हैं। रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है, सिर्फ एक ही कोटिलिडन बचता है जो फंक्शनल होता है, उसका नाम है स्कूटेलम। कोटिलिडन का काम होता है जर्मिनेशन के टाइम न्यूट्रिशन देना, क्योंकि कोटिलिडन के अंदर, ये स्कूटेलम क्या है? कोटिलिडन है। कोटिलिडन के अंदर फूड स्टोरेज होता है। दिमाग लगाओ, मोनोकोट के अंदर सिर्फ एक ही कोटिलिडन फंक्शनल होता है और उसका नाम है स्कूटेलम। तो जर्मिनेशन के टाइम फूड देने का काम एक ही कोटिलिडन करेगा, उसका नाम है स्कूटेलम। डाइकोट के अंदर फूड को देने का काम, डाइकोट सीड के जर्मिनेशन के टाइम फूड को देने का काम, न्यूट्रिशन देने का काम कितने कोटिलिडन करेंगे? टू कोटिलिडन। दोनों कोटिलिडन कोई सा भी हो, फूड स्टोरेज होता है दोनों कोटिलिडन में। तो बताइए, जर्मिनेशन के टाइम फूड की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, चाहे मोनोकोट हो या डाइकोट हो, दोनों को चाहिए। लेकिन बताइए, बताइए, डाइकोट के अंदर तो दे देता है कौन? दो दो कोटिलिडन। मोनोकोट के अंदर एक ही कोटिलिडन है। तो बताइए, क्या यहाँ मोनोकोट थोड़ा सा परेशान है? इसी परेशानी को दूर करने के लिए उसके साथ है कौन? एंडोस्पर्म। इसलिए जनरली मोनोकोट सीट एंडोस्पर्मिक सीट होता है, क्योंकि वहां पर कोटिलिडन एक ही होता है। तो जर्मिनेशन के टाइम तक कोटिलिडन एंडोस्पर्म बना रहता है, लेकिन डाइकोट के अंदर नहीं बना रहता, क्योंकि वहां पर कोटिलिडन होते हैं दो दो। तो सारी नेचर की कहानी समझ में आ रही है? अरे समझ पा रहे हो? हाँ, एक्सेप्शन है, उसकी बातें अलग अलग है। एक्सेप्शन है, उसकी बातें अलग है, वो तो कुछ भी हो सकता है। अरे बात समझ पा रहे हो? ये बातें समझ में आई? अरे बात समझ में आ गई? चले आगे। एम्ब्रोनल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिस, जहां प्लूम्यूल और रेडिकल को अगर हम मिला दें तो वो एम्ब्रोनल एक्सिस होती है। चलिए,
कहाँ थे हम? यहाँ थे। अब देखिए वो हमने ग्राम का देखा था, हम देख रहे हैं क्रूसीफेरी का। अब क्रूसीफेरी का सीड है, उस सीड के अंदर से हमने एम्ब्रियो निकाला, तो हमें मैच्योर एम्ब्रियो दिख रहा है। और इस मैच्योर एम्ब्रियो का नाम तुम बता सकते हो क्या? बता के कोई एहसान करोगे मेरे ऊपर? बताओ क्या नाम है इसका? टर्पेडो। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये बिल्कुल ऐसा है। लाइन बना दो तुम तो कोई दिक्कत नहीं। ये प्लीम्यूल है और ये रेडिकल है, ठीक है। और ये दो कोटिलीडन है, डाइकोट पढ़ रहे हैं। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की बातें बाद में। ये रेडिकल, ये रूट के। ये मोनोकोट का एक जनरल बनाया है, किसी दूसरे प्लांट से निकाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये रहा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये रहा ये रहा प्लूम्यूल, सूट अपेक्स मतलब प्लूम्यूल। ये रहा रेडिकल, रेडिकल की कवरिंग कर रहा है कोलोराइजा। ये रहा मल्टी, रूट केप बनाया तो रूट केप बना दिया, रूट केप के भी बात होता है कोलोराइजा, स्टार्टिंग की बातें हो रही है। और ये रहा कोलियोपोटाइल। और इसके अंदर मैं पहले बोल चुका हूं, दो बनते हैं, लेकिन हाईली रिड्यूस होता है एक कोटिलीडन, और एक कोटिलीडन वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप कोटिलीडन का नाम स्कूटेलम है, और जो रिड्यूस कोटिलीडन है उसका नाम है एपीब्लास्ट, ठीक है। अब हर मोनोकोट की कहानी अलग अलग होगी, इस मोनोकोट की कहानी अलग, और वो जो हमने पढ़ा था ग्रेन की उसकी कहानी थोड़ी अलग। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि रूट केपी कोलोराइजा नहीं। कोलोराइजा हमें जनरली एम्ब्रियोनल कंडीशन में ही देखने को मिलती है, बाद में देखने को नहीं मिलती। क्लियर बैठाया था? इस डायग्राम के अंदर हम सब कुछ चीजें वहां पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर हमें नई चीज मिली, एपीब्लास्ट। वहां पर रिड्यूस कोटिलीडन हमें दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ रिड्यूस कोटिलीडन हमें दिखाई दे रहा है जो नॉन फंक्शनल है, और उसका नाम है एपीब्लास्ट। तो फंक्शनल कोटिलीडन का नाम स्कूटेलम, और जो नॉन फंक्शनल है उसका नाम एपीब्लास्ट। क्लियर बताया था? ये बातें हम कर चुके हैं। क्लियर? ये टेबलें तुम पढ़ लोगे या फिर मैं बताऊंगा? ये टेबल तुम्हें होमवर्क है, पढ़नी है। भाई मेन प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी प्लांट की कैसी होती है? डाई डिप्लोइड। तो ये सब डिप्लोइड स्ट्रक्चर है। और जो चीज तुम्हें समझ में आएगी कल मैं उसको रिपीट कराऊंगा वापस इन सबको, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया है कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या था, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया है। ये भी होमवर्क है, होमवर्क दे रहा हूँ लेकिन मैं पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। और ये पूरा लाइफ साइकिल है, एक बार मैं बता देता हूँ, तुम्हें भी घर पे जाके देखना है। हमने देखा, प्लांट से स्टार्ट करते हैं। फ्लावर में था कार्पल, स्टेमन। कार्पल किसके इक्विवेलेंट है? मेगास्पोरोफिल के। स्टेमन किसके इक्विवेलेंट है? माइक्रोस्पोरल। यहाँ के क्वेश्चन हो जाएंगे प्लांट डाइवर्सिटी। ओयूल किसके इक्विवेलेंट है? मेगास्पोरेंजियम। पोलर सेक किसके इक्विवेलेंट है? माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? क्या ये नई चीजें है क्या? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वर्ड, ये लाइक इक्विवेलेंट वर्ड पहली बार नाम सुने क्या? क्या हमने प्लांट डाइवर्सिटी की एक्सरसाइज की थी क्या? यस। क्लियर है? इधर देखिए, ये मेगास्पोर मदर सेल, ओयूल में एक मेगास्पोर मदर सेल, याद रखना भाई। वन ओयूल वन मेगास्पोर मदर सेल, वन पोलन से वन मेगास्पोर मदर सेल, या मेनी मेगास्पोर मदर सेल। मेनी। तुम दिमाग लगा पा रहे हो? सेल,
सेल। चलो दिमाग लगाओ, पोलन ग्रेन ज्यादा बनेगा या एम्ब्रियो सेक? पोलन ग्रेन तो भर भर के बनेंगे भाई। चलिए, इसके अंदर भी रिडक्शन डिवीजन, इसके अंदर भी रिडक्शन रिडक्शन डिवीजन जानते हो ना, मियोसिस। ये मेगास्पोर, क्वेश्चन आया है पोलन ज्यादा क्यों, एमएमसी ज्यादा है। यस, बिल्कुल सही है। मेगास्पोर, मेगास्पोर्स। बताइए, यहाँ एस लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ चार बनते हैं, चार में से एक ही फंक्शनल होता है। लेकिन यहाँ तो एक से चार बनेंगे और चार में भी सारे फंक्शनल होंगे और ऐसे बहुत सारे बनेंगे। एक एंथर में चार मेगा स्पोर बनेंगे या बहुत सारे? एक एंथर में चार माइक्रोस्पोर बनेंगे या बहुत सारे? क्वेश्चन दोबारा से सुनो। एक एंथर में फोर माइक्रोस्पोर बनेंगे या मैनी? मैनी, क्योंकि मेगा स्पोर मदर सेल ही मैनी है। तो एक मेगा स्पोर मदर सेल से फोर माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से फोर माइक्रोस्पोर, तो बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल से बहुत सारे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा और मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, मेगा स्पोर आगे जाके फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। मुझे बताइए, मेच्योर मेल गेमेटोफाइट कितनी सेल स्टेज का? 3 सेल स्टेज का। मैच्योर मेल गेमेटोफाइट पूछा है मैंने, मैच्योर पोलन ग्रेन नहीं पूछा। तो बताइए एम्ब्रियो से कितनी सेल स्टेज का? तो सबसे रिड्यूस, मोस्ट रिड्यूस गैमेटोफाइट है इस दुनिया में। कौन? कौन? मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म किसके रेफरेंस में बोला? नंबर ऑफ सेल के रेफरेंस में बोला। चलो, इसके अंदर है पोलर न्यूक्लियर, सेकेंडरी न्यूक्लियर, फीमेल गेमिट। मेल गेमिट दो है, एक इससे फ्यूज हो गया, एक इससे फ्यूज हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। सिन गेमी और ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बना, जाइगोट। वो स्पोर क्यों बोला था? क्योंकि कुछ सब टाइम के लिए रुक जाता था। ठीक है, फिर उसके एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, सीड हो गया, या एम्ब्रियो से सीड बना, या सीड के अंदर एम्ब्रियो बना, सीड के अंदर एम्ब्रियो बना, जर्मिनेट हुआ। ऊस्पोर नहीं, अरे ऊस्पोर नहीं, अच्छा मैंने ऊस्पोर बोल दिया, नहीं नहीं। हाँ, वापस रिपीट करता हूं मैं, डाउट क्या था भाई, इसको देखने दो, गड़बड़ मत कर देना बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। ऊस्पोर या ऊस्पेर नहीं, ऊस्पोर। अरे वो जाइगोट जो डोरमेंट स्टेज में चला जाता है और अपने आसपास एक कवरिंग बना लेता है और कुछ समय रुका रहता है, तो उसको ऊ स्पोर बोलते हैं। याद है, ऐसा ही हमने फंजाई में भी पढ़ा है भाई, याद कर लो तुम भूलोगे। हाँ, डोरमेंट स्टेज में चला गया है, हो रही है। क्लियर बताया था, एक बार तुम्हें और देखना है इस वाले को, बाकी बातें कल। कहाँ लिखा है उस पर? ये तो फीमेल गेमेट का नाम है, मैं तो जायगोट की बात कर रहा हूँ। अरे ये तो फीमेल गेमेट का नाम है।
मैं तो जाएगा, ये याद नहीं करना, ये याद करना है। तुम कहां से कहां उलझ जाते हो। अरे बेटा क्लियर है अब। ठीक है, चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। जितना मैंने पढ़ाया वो एक बार रिपीट करना है।